नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आओ विज्ञान सीखे में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से इन्फ्लुएंजा होता है। बताना है आपको कि कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे इन्फ्लुएंजा फैलता है। यदि आपको इसका सही आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दें। चलिए, इन्फ्लुएंजा वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो किस तरीके से फैलता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट से, मतलब वायु से, फूड कंटामिनेशन मतलब दूषित भोजन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्त के आदान प्रदान से, और फिजिकल कांटेक्ट मतलब छूने से। तो सही आंसर है इसका एयरबोर्न ड्रॉपलेट से जो इन्फ्लुएंजा वायरस फैलता है वो हवा से फैल सकता है। इन्फ्लुएंजा के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला तो इसका सामान्य लक्षण खांसी होता है, बुखार भी आ सकता है, और शरीर में दर्द। ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं इन्फ्लुएंजा के। किस समूह के लोगों को इन्फ्लुएंजा से गंभीर जटिलताओं का अधिक खतरा माना जाता है। युवा वयस्क, स्वस्थ व्यक्ति, बुजुर्ग और छोटे बच्चे के एथलीट। देखिए, बुजुर्ग और छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंजा होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एंटीबायोटिक दवाएं, एंटीवायरल दवाएं, प्रोबायोटिक्स, टीकाकरण, वैक्सीनेशन ही इसका सबसे अच्छा तरीका है। मनुष्य में रेबीज वायरस के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है। ठीक है, रेबीज कैसे फैलता है इंसानों में। हवाई बूंद से नहीं, दूषित पानी से नहीं, यौन संपर्क से नहीं, किसी पागल जानवर के काटने या खरोचने से हमें रेबीज हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3। कौन से जानवर आमतौर पर मनुष्यों में रेबीज वायरस फैलाते हैं। पक्षी, मछली, कुत्ते और चमगादड़, बिल्लियां और सरीसृप। तो सबसे सही ऑप्शन इसमें है आपका कुत्ते और चमगादड़ इंसानों में रेबीज फैलाते हैं। सब नहीं, जो उससे इन्फेक्टेड हैं। मनुष्यों में रेबीज की ऊष्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है मनुष्यों में। एक दिन के लिए, कुछ घंटे नहीं, कुछ दिनों से कई महीने, साल, कई दिनों से कई हफ्तों तक इंक्यूबेशन पीरियड इंसानों में रेबीज का हो सकता है। संभावित रूप से पागल जानवर द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए प्रारंभिक उपचार क्या है। ठीक है, यदि किसी पागल जानवर ने, मान लो कुत्ते ने या किसी और जानवर ने किसी इंसान को काट लिया है, तो पहला सबसे प्राथमिक उपचार या शुरुआती उपचार क्या करेंगे हम लोग। तो उसके लिए उसको रेबीज की वैक्सीन लगवानी होती है और इम्यून ग्लोबुलिन भी चढ़वाना सकता है। ठीक है, चलिए, रेबीज संक्रमण के बाद के चरणों का सामान्य लक्षण क्या है। रेबीज हो जाने के बाद क्या लक्षण आ सकते हैं। तो वो लक्षण होते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, पक्षाघात, सोचने समझने की और शरीर काम करना बंद कर सकता है, और हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है, मतलब उसमें कुत्ते को, जो कुत्ता इन्फेक्टेड है वो, या जो इंसान इन्फेक्टेड है वो पानी से डरने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग है, अर्थात यह जानवरों से, देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बढ़िया है कि जूनोटिक रोग क्या होते हैं। जो जानवरों से इंसानों में फैल सकते हो, ऐसे बीमारियों को जूनोटिक रोग कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ए और बी दोनों। सही आंसर ए बी दोनों। इंसानों से, जानवरों से इन्फ्लुएंजा या रेबीज दोनों ही इंसानों में फैल सकते हैं। फ्लू के मौसम के दौरान इन्फ्लुएंजा के प्रसार को नियंत्रित करने की मुख्य रणनीति क्या है। ठीक है, जब फ्लू का मौसम चल रहा हो तो इन्फ्लुएंजा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। संगरोधन से, टीकाकरण से, एंटीवायरल दवाओं से, एंटीबायोटिक दवाओं से। सही का आंसर है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इन्फ्लुएंजा से बचने का। निम्नलिखित में से कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस का एक विशिष्ट लक्षण है जो मौसमी प्रकोप का कारण बन सकता है। ठीक है, देखो इन्फ्लुएंजा वायरस का एक जो सबसे अजीब लक्षण होता है वो होता है तीव्र उत्परिवर्तन, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन करता है, अपने आप को चेंज करता है, इसीलिए ये अपने आकार रूप बदल लेता है। इसीलिए आसानी से हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनको पहचानने में
देरी करती हैं या कई बार नहीं पहचान पाती हैं, तो इसका सही आंसर है हाई म्यूटेशन या तीव्र उत्परिवर्तन। रेबीज के टीके की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कोई टीका उपलब्ध नहीं है, गलत है, उपलब्ध होते हैं। सरकारी में तो 1 रुपये के पर्चे पर जाके आप फ्री टीका लगवा सकते हैं, उसके कोई फीस भी नहीं है। आपको सिर्फ सरकार जो अस्पताल होता है यूपी में 1 रुपये लगता है, तो सिर्फ 1 रुपये का आप सरकारी अस्पताल का पर्चा बनवाएंगे, उसी से आपको आगे की सारी वैक्सीन लग सकती हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वैक्सीन यहाँ लगी है तो दूसरी वैक्सीन किसी और सरकारी सेंटर पे भी लग सकती है, बस आपके पास वो पर्चा होना ज़रूरी है। केवल एक्सपोजर के बाद के टीके ही उपलब्ध हैं? नहीं, एक्सपोजर के पहले के टीके भी आते हैं। एक्सपोजर से पहले और एक्सपोजर के बाद के टीके उपलब्ध हैं। एक ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो लोग हाई जोखिम वाले एरिया में रहते हैं, मतलब जो कुत्तों का पालन करते हैं या फिर जो ब्रीडिंग कराते हैं, वो लोग प्री एक्सपोजर मतलब पहले किसी कुत्ते ने नहीं काटा है फिर भी हम एडवांस में वो टीका लगवा के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। मानव शरीर में इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रवेश का मुख्य मार्ग क्या है? ठीक है, तो जो श्वसन तंत्र होता है हमारा, जो सांस जो हम लेते हैं, उस सिस्टम से ही इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। रेबीज आमतौर पर मनुष्यों में मृत्यु का कारण कैसे बनता है? क्या परेशानी आती है? तो तंत्रिका संबंधी जटिलताएं आने लगती हैं उस व्यक्ति को, तो इस वजह से उसकी मृत्यु होती है। लेकिन रेबीज यदि किसी व्यक्ति को हो गई तो उसे मतलब अभी तक तो उसका बचना इम्पॉसिबल ही होता है। इसीलिए कुत्ता, चाहे वो उसे रेबीज हो या ना हो, चाहे आपके घर का कुत्ता हो, पालतू कुत्ता हो, फिर भी हमें यदि कुत्ते ने आपको काट लिया है या नाखून लगा दिया है तो भी आपको हमेशा जाके टीकाकरण करवा लेना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। हमारा बोनस क्वेश्चन कि किस प्रकार की सूक्ष्म जीव से इन्फ्लुएंजा होता है? तो सही आंसर है वायरस। जो वायरस होते हैं वो इन्फ्लुएंजा फैलाते हैं, तो सही आंसर है वायरस। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो इस लिंक पर जाकर, ये लिंक दी हुई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।